ठीक है, शुरू करिए आप। क्या हुआ? कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? मेरी साइड से है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो लक्ष्मी का कुछ वो नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। शायद लक्ष्मी की साइड से ये नेटवर्क की प्रॉब्लम। डिसाइड किया है, आप लोग भी राय देना, इसमें सभी लोग स्वतंत्र हैं, कि 10 बजे से हम लोग मेजरमेंट की कुछ दिनों के लिए क्लास कर देते हैं, क्योंकि 6 कैंडिडेट बचे हैं। 6 दिन के लिए हो जाती है, 10 आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगी, तो वो एक दिन में ही कवर हो जाएगी, क्योंकि 50 मिनट्स वो मिलते हैं, 30 और मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग बताना, आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का की बात है, और 10 बजे से शुरू होके वही 11:20 पे ख़त्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, सिर्फ 6 दिन के लिए। स्लाइड शो हो रही है। हाँ, हाँ। हो रही है स्लाइड शो। तो स्टार्ट करें, डिबेट करें। हाँ आवाज जी, लक्ष्मी बहुत धीमे आ रही है। शुरू करिए आप। यस। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? हम्म। यस मैम, हाँ आ रही है। कल सेमेस्टर सिस्टम की बात की थी कि किस तरह के एकेडमिक ईयर्स को हम लोगों ने सेमेस्टर में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो उसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर प्रणाली के लाभ, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, सेमेस्टर प्रणाली किस लिए लाई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण पाठ्यचर्या का अध्ययन। जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रत्येक सेमेस्टर्स के लिए सिलेबस डिसाइड होता है पहले से, और उसी सिलेबस को हमें उस टाइम ड्यूरेशन में कवर करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक टाइम पीरियड पता होता है कि 6 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होगा, और इतना हमें टाइम दिया गया है उस कोर्स को कवर करने के लिए। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होके उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और सही से उसको पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र अध्यापक का सक्रिय होना। जैसे टाइम पीरियड कम होता है, एग्ज़ाम 6 महीने बाद होते हैं, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं अपने मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठ पोषण। जैसे इसमें सेमेस्टर्स होते हैं, फाइनल सेमेस्टर होता है, बीच बीच में मिड सेमेस्टर्स होते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट को लगातार फीडबैक मिलता रहता है। लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि हमें बार बार फीडबैक मिलता रहे कि हम किस तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो फीडबैक का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन। इसमें कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहता है। जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं या मिड सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके थ्रू हमें लगातार प्रोग्रेस पता चलती रहती है स्टूडेंट की कि क्या है। या हम ये भी देख सकते हैं कि हम उनको असेस भी करते रहते हैं, या टीचर भी अपने आप को असेस करता है कि उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये सब हम सीसीई के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन में पारदर्शिता। सेमेस्टर में ये बात कही गई है कि मूल्यांकन में ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे हमारे मिड सेमेस्टर्स होते हैं, तो अगर स्टूडेंट ने कोई भी टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आए हैं, उसने सॉल्व किया है
और उसको जब नंबर्स या ग्रेड्स मिलते हैं, तो अगर वो अपने नंबर्स या ग्रेड्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्योंकि सेमेस्टर में मोस्टली यही होता है कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वही हमारी कॉपी मतलब इवेल्युएट करते हैं, वही इवेल्युएटर होते हैं, वही हमारे टीचर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो अपनी कॉपी को देख सकता है कि टीचर्स ने मतलब हमें नंबर क्यों कम दिए हैं। तो इस तरह की इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट है लघु पाठ्यचर्या का अध्ययन। जैसे ईयरली एग्जामिनेशन होता है तो उसमें हमें एक ब्रॉड सिलेबस को एक साथ कवर करना पड़ता है, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना पड़ता है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन का अवसर। जैसे सीसीई के थ्रू हम अपने आप को भी जज कर सकते हैं कि हमने किस तरीके की टीचिंग की, या स्टूडेंट ने क्या सीखा, या स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जैसे मिड सेमेस्टर या यूनिट टेस्ट होते हैं, तो हमें अपना मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट के लिए समय का निर्धारण। जैसे सेमेस्टर में सिलेबस डिसाइड होता है, तो उसके लिए आगे हम लोग सीबीसीएस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होते हैं। उसके लिए जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए कुछ क्रेडिट्स डिसाइड होते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए 1 क्रेडिट है या 2 क्रेडिट है। वो क्रेडिट्स हम स्टडी आवर के थ्रू डिसाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें इतने घंटे के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए इतना क्रेडिट होगा। ये हम लोग डिटेल में सीबीसीएस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक के मध्य अधिक अंतःक्रिया। ये हम लोग उद्देश्य में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है वो सेमेस्टर सिस्टम में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो गैप होता है वो गैप कम हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास। इसमें क्या होता है कि जैसे एनुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक अनहेल्दी कंपटीशन होता है, हम लोग मार्क्स के होड़ में लगे रहते हैं कि हमें पास एक ही बार टाइम होता है कि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अपना रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, हमें साल में 2 बार ये अवसर मिलता है एग्जाम देने का। तो अगर हमने कुछ कमियां रह गई हैं तो हम अपने नए कॉन्फिडेंस के साथ उन कमियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेमेस्टर प्रणाली के दोष। कि सेमेस्टर प्रणाली में अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो उनमें कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला है संज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। हम जानते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो उनमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ अपने स्टडी में ही फोकस करता है कि हमारे 6 महीने बाद एग्जाम है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों बस उसी पे लगे रहते हैं कि हमें इस सिलेबस को किसी तरीके से कवर करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया जाता है वो हमारे जैसे संज्ञानात्मक पक्ष में हमारे लर्निंग में, जैसे अगर हम देखें कि उसका एप्लीकेशन भी करना है, तो ये सब चीजें कम करके हम सिलेबस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें सिलेबस को जल्दी से कवर करना है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव। जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं तो हमारे पास उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम उनमें इन्वॉल्व हो सके, तो हम अपना स्टडी में ही ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में तनाव की स्थिति। जैसे सेमेस्टर में टाइम कम होता है, तो जैसे एक सेमेस्टर खत्म होता है, उसके एग्जाम खत्म होते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है, रिजल्ट का वेट नहीं करते, नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट पूरे टाइम पे मतलब स्ट्रेस में रहता है कि अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है। तो तनाव की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा पक्षपात की स्थिति। जैसे हम देखते हैं कि सेमेस्टर्स में अक्सर होता है कि टीचर्स ही कॉपी चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने फेवरेट स्टूडेंट को हो सकता है ज्यादा नंबर दे दें, या किसी को कम नंबर दे दें, या किसी बिहेवियर की वजह से टीचर मतलब इस तरह की चीजें इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग के द्वारा मूल्यांकन। सेमेस्टर सिस्टम में मोस्टली यही होता है कि उसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो ग्रेडिंग के थ्रू दिए जाते हैं। उसमें से हम 5 पॉइंट ग्रेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, 7 या 9। वो अपने यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कौन सा फॉलो कर रही है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, जैसे हम जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल इवोल्यूशन सिस्टम है वो मार्किंग सिस्टम है। तो मार्किंग सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आई। जैसे
मार्किंग सिस्टम में क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल एक स्कोर होता है, उसके थ्रू हम जज करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, किस किस कैटेगरी में है वो। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में हम नंबर को रिप्लेस कर देते हैं ग्रेड से, हम उनको ग्रेड्स देते हैं और उसके थ्रू हम जज करते हैं कि ये स्टूडेंट किस कैटेगरी का है। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्यों आई, क्योंकि जो हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल इवोल्यूशन सिस्टम था उसमें मार्किंग सिस्टम था। तो मार्किंग सिस्टम में कुछ मतलब दोष रहे होंगे, इस वजह से ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया। उसमें ट्रांसपेरेंसी कम थी। तो इसमें जो भी सिस्टम न्यूमेरिकल मार्किंग सिस्टम में जो सिस्टम अप्लाई किया जाता था वो था 101 बिंदु अंकन प्रणाली। उसके थ्रू हमें क्या होता था कि एक एक स्केल के थ्रू हम जज करते थे बच्चों को। जैसे इसमें 101 में क्या होता है, 0 से लेके 100 तक के स्कोर होते हैं, मतलब टोटल इसमें 101 स्कोर होते हैं। और स्टूडेंट को हम किसी जब टेस्ट होता है या एग्जाम होता है तो उसमें हम उनको 101 नंबर तक कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसा फिर उन्होंने रिटन एग्जाम में परफॉर्म किया होगा उसके अकॉर्डिंग। और 101 प्रणाली में ये भी होता है कि हम पहले से ही डिसाइड होता है, प्री डिसाइडेड एक कट ऑफ पॉइंट होता है। जैसे अगर किसी के 33% आ गए तो हम कहेंगे कि वो पास है, अगर 60% आ गए तो हम कहेंगे वो फर्स्ट है। उससे बिलो परसेंटेज आ गया 59 या 45 या 59 के बीच में तो हम कहेंगे वो सेकेंड डिवीजन है। तो पहले से ही क्राइटेरिया फिक्स होता है कि हमें एक इसको कौन सी श्रेणी देनी है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली की उत्पत्ति क्यों हुई। क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम था इवैल्यूएशन का, उसमें बहुत सारे दोष थे। इसकी वजह से हमें ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत करनी पड़ी। मैम पीपीटी शो नहीं हो रही है। नहीं सो हो रही है। नहीं। अभी सो हो रही है। नहीं हो रही है। स्लाइड शो हो रही है। नहीं। नहीं हो रही स्लाइड शो। अब सो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है। हाँ अभी हाँ हो अब हो रही है। रही है। ठीक ठीक। हाँ अब हो रही है। जो मार्किंग जो सिस्टम है उसमें 101 जो अंकन प्रणाली है उसमें कुछ मतलब एरर्स हैं। इसकी वजह से हमें ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत करनी पड़ी। जैसे अंकनकर्ताओं की विषमताएं। जैसे जो टीचर्स हैं वो हमारी कॉपी को चेक करते हैं, तो सबका एक क्राइटेरिया मतलब अलग अलग होता है कि हमें कितने नंबर देने हैं स्टूडेंट को। जैसे कुछ स्टूडेंट डिसाइड कैसे कुछ टीचर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 10 में से 7 नंबर, मतलब अगर बहुत अच्छा किया तो 10 में से 7 देने हैं, 10 में से 8 देने। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे अलग अलग टीचर्स होते हैं तो उनका अलग अलग वे ऑफ पॉइंट होता है कि हमें हाईएस्ट को कितने नंबर देने हैं और किस आधार पे नंबर देने हैं। जैसे कुछ टीचर्स हैं वो ये देखते हैं कि हमें स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी है तो उस पे हमने नंबर दे दिया। कुछ ने देखा थे इसने मतलब सबका जो तरीका होता है वो कॉपी जज करने का अलग अलग होता है। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक होता है 101 अंकन प्रणाली का, कि उसमें जो टीचर्स होते हैं वो सब अलग अलग सोचते हैं। उनकी जो विचारधाराएं होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग कॉपी चेक करते हैं। जैसे कोई टीचर कॉपी चेक करने गया, अब उसका मूड कैसा है उस टाइम पे, वो अगर उसका मूड अच्छा है तो हो सकता है वो ज्यादा नंबर दे दे, उसका मूड अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो कम नंबर दे दे। नेक्स्ट है शिक्षण विषयों की विविधता। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है तो उसमें टीचर्स डिसाइड कर लेते हैं अपना कट ऑफ पॉइंट, या हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज हैं तो वो अपना पहले से डिसाइड कर लेती है कि जैसे मैथ का सब्जेक्ट है
तो हम 30 से लेके 90 तक नंबर दे सकते हैं, 100 तक नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है या सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो हम उसमें मतलब 75 से अबव नहीं जाएंगे, उससे कमी, उसके अंदर ही नंबर देंगे। मतलब एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं इसमें टीचर्स कि हमें इस रेंज से इस रेंज तक नंबर देना है, भले ही उस स्टूडेंट ने कितना भी अच्छा लिखा हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, जैसे लेक ऑफ वैलिडिटी। जैसे 101 जो स्केल है उसमें, जैसे ये जो मार्किंग सिस्टम है उसमें वैलिडिटी का भी लॉस होता है। जैसे हम अगर कोई पेपर बनाते हैं, तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य से हम पेपर बना रहे हैं, क्या उद्देश्य वो हमारा पूरा हो रहा है। कुछ टीचर्स हैं जो देखते हैं कि स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड बना दिए गए, कुछ स्किल बेस्ड, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, लेकिन जो ओवरऑल हम मार्किंग करते हैं वो पूरे स्कोर की करते हैं। हम पूरे स्कोर से जज करते हैं कि स्टूडेंट किस श्रेणी में आता है, ना कि हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। जैसे इसमें लेक ऑफ रिलायबिलिटी भी होती है। जैसे किसी, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्जाम दिया कोई, उसमें से एक की फर्स्ट डिवीजन आ गई और एक की सेकंड डिवीजन आ गई। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद हम ये अगर उस पेपर को वही टीचर चेक करता है, तो हो सकता है कि जो पहले फर्स्ट आया हो वो अब सेकंड आ जाए, या मतलब उससे और कम नंबर हो जाए, या जो सेकंड आया हो वो फर्स्ट आ जाए। तो इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है कि कौन, जैसे एक आधे परसेंट से भी अगर वो, मान लीजिए उसका पहले 60% था, अब 59.59 या 99 हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो सेकंड डिवीजन आ गया। तो उसका मतलब क्राइटेरिया ही बदल गया कि वो फर्स्ट डिवीजन था अब सेकंड डिवीजन हो गया। या कोई स्टूडेंट पास हो रहा हो 33% पे, हो सकता है वो उसके एक आध परसेंट पॉइंट कम हो जाए और वो फेल भी हो सकता है। तो इसमें रिलायबल नहीं होता है कि हमारा स्कोर्स में कंसिस्टेंसी नहीं होती, भले ही उसको एक ही टीचर चेक करे या दूसरा चेक करे। हो सकता है कॉपी अलग अलग टीचर भी चेक करे तो भी नंबर्स में हमारे एरर्स आ सकती है। एक एरर्स और हो सकती है, जैसे लो कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड अचीवमेंट। जैसे अगर कोई स्टूडेंट 60% में फर्स्ट डिवीजन आ सकता है और पॉइंट में उसके नंबर कम हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लायक नहीं है। तो जो भी हमारे नंबर्स आते हैं, हम उनके थ्रू उनको कैटेगरी में डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एरर्स होता है इस अंकन प्रणाली का। जैसे ये सब्जेक्ट वाला है, इस टेबल में आप लोग देखिए कि जैसे स्टूडेंट को नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इनका बाद में ये इधर साइड जो रेंज निकाला गया है, वो जैसे इसमें देखिए कि रमेश है, उसको हिंदी में 30 मार्क्स मिले हैं, और इसका कंपैरिजन आरती से किया गया है, उसको 75 मार्क्स मिले हैं हिंदी सब्जेक्ट में। तो हम ये देखते, फिर रमेश को मैथ में 95 मार्क्स मिले हैं और आरती को 5 मार्क्स मिले हैं। तो हम ये देखते हैं कि दोनों एक एक सब्जेक्ट में बहुत वीक हैं। और अगर हम इनका ग्रैंड टोटल करते हैं तो रमेश का 125 आता है और इसका 80 आता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा जो ये, जैसे हिंदी में अगर हमने इसका रेंज निकाला तो वो 45 आ रहा है, अगर हम टोटल भी निकाल लें तो भी 45 आ रहा है, रेंज हमारा सेम आ रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो नंबर्स देने का जो क्राइटेरिया है वो टीचर्स का अलग है। मतलब हमने सब्जेक्ट के लिए डिसाइड कर लिया है कि हमें इतने मार्क्स देने हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली का सुझाव। किन किन आयोग आए और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ग्रेडिंग प्रणाली होनी चाहिए। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, उन्होंने कहा कि मार्किंग सिस्टम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू हमारी जो लर्निंग है वो अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग ने भी कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 1971 आया, उसने भी कहा कि मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करना चाहिए। फिर यूजीसी यूजीसी ने मतलब हायर एजुकेशन में कहा कि जैसे ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करना चाहिए। फिर एनसीईआरटी ने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने भी कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर लास्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, उसमें भी ये कहा गया कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको, इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको रिप्लेस करके हमें ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडिंग प्रणाली आवंटन के आधार, कि अगर हम किसी स्टूडेंट को ग्रेड देते हैं तो वो किसके आधार पे देंगे। तो इस आधार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट ग्रेडिंग और एक है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है कि हम नंबर्स की जगह डायरेक्ट ग्रेड दे देते हैं स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टेस्ट लिया, उसमें हमने 10 क्वेश्चन रखे और 10 क्वेश्चन में अगर उसके नंबर पहले क्वेश्चन में 5 आते हैं तो हमने उसको नंबर्स नहीं दिए, सीधा ग्रेड दे दिया, ए ग्रेड दे दिया। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने उसको ए ग्रेड दे दिया, मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे उसके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको सीधा ग्रेड दे देंगे। फिर उन ग्रेड्स को हम क्या करेंगे कि उनका उन ग्रेड्स के अकॉर्डिंग हम उनका नंबर्स लिखेंगे। जैसे ग्रेड्स को जो ग्रेड पॉइंट होता है उसको लिखेंगे, जैसे ए के लिए 5 हो गया, बी के लिए 4 हो गया। और फिर इन सबको ऐड करके हम एक एवरेज निकालेंगे कि इसका कितना, मतलब टोटल इसको हम कितना ग्रेड दे सकते हैं। तो जो ग्रेड पॉइंट हम मार्क्स की जगह हम ग्रेड के थ्रू कॉपी को जज करते हैं और ओवरऑल उसका जो एवरेज निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो ग्रेड देते हैं वो डायरेक्ट ग्रेडिंग में आएगा। फिर इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या आएगा कि जैसे पहले हम उनको नंबर्स देंगे और फिर उन नंबर्स के क्राइटेरिया के आधार पे हम उन्हें ग्रेड देंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है वो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग प्रणाली का है। इसमें दो होते हैं, एक है सापेक्षिक प्रमाणिक ग्रेडिंग मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग, और एक है निरपेक्ष प्रमाणिक ग्रेडिंग मतलब एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि हमें स्टूडेंट को इतने नंबर आ जाएंगे तो हमें ग्रेड देना है। रिलेटिव का मतलब जैसे समझ सकते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में हमें नंबर देना, ग्रेड नंबर की जगह हमें ग्रेड देना। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कोई टेस्ट हुआ, हमने उसमें कॉपी चेक की और हम पहले उन स्टूडेंट को क्या करेंगे, स्कोर देंगे। कोई भी हमने जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 200 बच्चे हैं, हमने उनको नंबर्स दे दिए। फिर नंबर्स के बाद रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट हुआ और वो पेपर बहुत टफ आ गया और उसमें किसी स्टूडेंट के नंबर मतलब हाईएस्ट जो टॉपर स्टूडेंट है उसके नंबर 60 आ गए और जो मतलब एवरेज स्टूडेंट है उसके 45 मार्क्स आ गए। तो ऐसे में परेशान हो जाने वाली बात है कि मतलब टॉपर के ही 60% नंबर आए हैं। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम आया है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट के स्कोर को लिख लेते हैं, इसके बाद उस स्टूडेंट के स्कोर्स को हम जितने भी स्कोर होंगे उसका एवरेज निकाल लेते हैं। फिर एवरेज निकालने के बाद जब उसका मतलब मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें इसको कितना ग्रेड देना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एवरेज मार्क्स आ गया 68, हम एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे 0.5 होता है, 1 होता है, ये सब जेड स्कोर हम लोगों ने पढ़ा है एनपीसी में। तो एनपीसी एनपीसी पे क्या काम होता है कि हम एक एवरेज जो हमारा एवरेज होता है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनपीसी के थ्रू। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई एवरेज स्कोर निकाल लिया, उसके बाद हम अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन पे देखते हैं कि ये स्कोर कितना डेविएट कर रहा है। अलग अलग हमने स्कोर निकाल लिए, फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि 0.5 पे इसका स्कोर कितना है, 0.1 पे इसका स्कोर कितना है, या 1.5 पे स्कोर कितना है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स करती हैं। जैसे कोई कोई यूनिवर्सिटी होती है वो ये देखते हैं कि अगर आपका स्कोर 0 से लेके 0.5 तक लाई करता है तो आपको A+ दिया जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो एवरेज स्कोर होता है उसमें हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है हमारा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारा जो स्कोर है वो 74 है और हमारा जो एवरेज स्कोर आया है वो 68 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 0.5 पे चेक करेंगे, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का आया है 6, तो हम 6 से 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.0, मतलब 3 आ जाएगा। और इस जो ये जो 3 आता है इसको हम एवरेज मार्क्स में ऐड कर देते हैं। जैसे 68 एवरेज मार्क्स था और हमने उसमें 3 ऐड कर दिया तो हमारे नंबर हो गए 71। तो इसमें जो हमें ग्रेड दिया जाता है वो इस आधार पे दिया जाता है कि एवरेज कितना आया है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई टफ पेपर आ जाता है तो
उसमें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कि जो मतलब जिस स्टूडेंट के नंबर कम आए उसको हम एवरेज के अकॉर्डिंग नंबर दें, मतलब एवरेज से रिलेट करके नंबर दें। तो अगर आपको 71 मिलता है और 71 में आपका जहाँ पे स्कोर लाई करेगा वही आपको ग्रेड दे दिया जाएगा। जैसे 0.5, अगर 0 से 0.5 तक आपका स्कोर लाई करेगा तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा। 0.5 से 1 करेगा तो आपको ए प्लस ग्रेड दिया जाएगा। अगर 1.5 से 0 मतलब उसके अबव आपका स्कोर लाई करता है तो आपको वहां पे ओ ग्रेड दिया जाता है। और अगर हम एवरेज से बिलो स्टूडेंट की बात करें तो जहां पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के स्कोर को ऐड कर देते हैं, तो अगर हमें बिलो स्कोर मतलब निकालना है, अगर उसके बिलो स्कोर आ रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को जैसे इसमें प्लस करते हैं स्कोर को, उसमें हम माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद जो भी स्कोर आता है और वो स्कोर जहां पे लाई करता है वही ग्रेड हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये एक टेबल बनी हुई है, ये एनपीसी के थ्रू, मतलब जैसे हम लोगों ने स्टेनाइन और स्टेन में स्कोर निकालना सीखा था, जैसे जेड स्कोर, टी स्कोर और स्टेनाइन स्कोर, तो ये उसी के थ्रू इसको डिवाइड किया गया है। ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है ये परसेंटेज है। जैसे 38% दिया गया है, तो अगर 38% में जो भी एवरेज, जैसे ये 5 पॉइंट के लिए दिया गया, नीचे वाला 7 पॉइंट के लिए दिया गया और सबसे लास्ट में जो है वो 9 पॉइंट के लिए दिया गया। तो इसमें आप देखिए कि जो एवरेज है वो 38% है। उसके इधर अगर हम एनपीसी में राइट साइड पे जाते हैं तो वही सेम स्कोर होगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो सेम परसेंटेज होगा। तो इसमें क्या किया गया है कि परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो भी हमारा स्कोर जहां पे लाई किया जाएगा वही हमें ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है सापेक्षिक प्रमाणिक प्रणाली, मतलब एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पहले से ही हमारा क्राइटेरिया फिक्स होता है, एक रेंज डिसाइड होती है कि हमें अगर हमारे नंबर्स इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज आएंगे तो हमें ये ग्रेड दिया जाएगा। जैसे इसमें इसमें भी उतनी ही प्रणाली मतलब ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम या 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज पे कि वो कौन सा फॉलो करती हैं। जैसे 5 पॉइंट में अगर हमारे मार्क्स 81 से 100% के बीच में आएंगे तो हमें ए ग्रेड दिया जाएगा। अगर 61 से 80% के बीच में आएंगे तो बी ग्रेड दिया जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज डिसाइड होते हैं और उसके थ्रू हमें ग्रेड दिए जाते हैं। 7 पॉइंट में क्या होता है कि एनपीसी के थ्रू ही इसको भी डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम कोई भी स्कोर है तो हम अगर 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली के थ्रू उनको नंबर देना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे नंबर 91 से 100% आएंगे तो हमें ओ ग्रेड दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सब ग्रेड दिए गए हैं जिसके थ्रू हमें ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे हमने रिलेटिव पढ़ा और एब्सोल्यूट पढ़ा, तो रिलेटिव में क्या होता है कि कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है ग्रेड देने का, हम एवरेज के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि हमें कौन सा ग्रेड मिल सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसमें क्राइटेरिया एक रेंज फिक्स होती है कि अगर आपके नंबर इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज आएंगे तो आपको ये ग्रेड दिया जाएगा। ये मेन डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रेडिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमें हमें जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कोई सब्जेक्ट चूज कर सकें। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हिंदी में इसको हम कहते हैं विकल्प आधारित ग्रेडिंग प्रणाली। अगर हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करें कि ये क्यों लाया गया, इसकी क्या नीड थी जो ये लाया गया, मतलब एजुकेशन इवोल्यूशन सिस्टम में इसको क्यों इवॉल्व किया गया, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं। और जब वो स्टूडेंट बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब वो पास तो हो जाते हैं, डिग्री तो उनके पास हो जाती है, लेकिन उनके पास उस लेवल की नॉलेज नहीं होती। जैसे यूनिवर्सिटी में लक्ष्मी फिर से स्लाइड चली नहीं गई है फिर से आपकी। चली गई।
एक सेकेंड, पता नहीं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही बारिश की वजह से। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बस स्क्रीन जा रही है बार बार। एक सेकेंड। हाँ शेयर हो रही है। अभी आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? हाँ सो रही है। हाँ सो रही है। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो उसमें जो भी स्टूडेंट मतलब उसको पास आउट करके या डिग्री लेके निकलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती है उस मतलब जो भी वो सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो जब उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ही सीबीसीएस को लागू किया गया है। सीबीसीएस के थ्रू क्या होगा कि हमें उसमें जैसे हमने कोई जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स तो पढ़ेगा ही, साथ में अगर उसका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो वो उसमें भी उस सब्जेक्ट को भी चूज करके पढ़ सकता है, जिससे अगर हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को लेके पढ़ेंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है और किसने इसको रिकमेंड किया है कि आना चाहिए। जैसे यूजीसी द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार के लिए सीबीसीएस की शुरुआत की गई। यूजीसी ने मेनली बात की थी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें सीबीसीएस को लागू करना चाहिए। जैसा हम लोगों ने देखा है कि एनईपी 2020 जो आया है उसमें भी सीबीसीएस की बात की गई है। उसमें भी सब्जेक्ट के लिए पूल बनाने की बात की गई कि सब्जेक्ट का कुछ पूल बनाया जाएगा, उसमें से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और grades को स्कोर कर सकते हैं। हम लोगों ने एनईपी 2020 में बात की थी, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सीबीसीएस के थ्रू क्या करते हैं कि छात्र अपनी पसंद के आधार पर सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। कि किसी का माइक शायद ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। सीबीसीएस के माध्यम से विभिन्न संस्थानों में छात्रों का आवागमन तथा हस्तांतरण अधिक वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय रहेगा। सीबीसीएस के थ्रू जैसे आपने बीए में कहीं एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में या बीएससी में या किसी भी मतलब कोर्स में आपने एडमिशन लिया और आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और आपको ये लगता है कि ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए सही नहीं है, मैंने सही इंस्टीट्यूट चूज नहीं किया था, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप दूसरा कॉलेज चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो भी क्रेडिट्स उसमें अर्न किए होंगे वो क्रेडिट्स भी आपके दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये सारी सुविधाएं सीबीसीएस में होती हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सभी लोग सिस्टम। लक्ष्मी एक मिनट, सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये एक नया ट्रेंड है और अब एनईपी में जो बात की जा रही है वो इसी की बात की जा रही है, ठीक है? हाँ शुरू करिए। जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अगर हम इस पूरे की बात करें तो इसमें दो चीज आते हैं, एक चॉइस बेस्ड और एक क्रेडिट सिस्टम। तो दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। जैसे चॉइस बेस्ड में क्या होता है कि विभिन्न विषयों के वर्गों से विषय चुनने की आजादी होती है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि हम कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट या सोशल साइंस का सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट हम पढ़ लें, तो ऐसा पहले नहीं होता था। पहले जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे भले ही आपको उसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, लेकिन आप उन सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें ये आपको फ्रीडम रहेगी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको कॉमर्स में कोई ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी, तो अगर आप उनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम।
क्रेडिट सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है, इसको उससे स्टडी आवर के आधार पर क्रेडिट का आवंटन किया जाएगा। इसको हम लोग एक सिलेबस के थ्रू देखेंगे। जैसे आप जैसे आपका कोई अ, जैसे आपको कोई सिलेबस दिया गया, मान लीजिए आपने साइंस साइंस पढ़ा और उसके अलावा आपने बहुत सारे और भी दूसरे सब्जेक्ट चूज कर लिए। तो उसके लिए अगर आपका टाइम निर्धारित है कि आपको 30 घंटे आपको इस सिलेबस के लिए दिए जाएंगे, उसमें पूरा मतलब डिस्क्राइब होगा उस सिलेबस में कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको 30 घंटे के लिए स्टडी के लिए बोला जाएगा, या मतलब 90 घंटे के लिए बोला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है 30 स्टडी आवर इज इक्वल टू 1 क्रेडिट। अगर आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है उसके लिए अगर 30 आवर डिसाइड किया गया टाइम, तो उसके लिए आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज किया तो आपको मतलब 1 क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज किया है जिसमें 60 स्टडी आवर है, तो उसके लिए आपको 2 क्रेडिट मिलेगा। मतलब इस ये थ्रू हम उसमें क्रेडिट्स को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे जितने आपके स्टडी आवर होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट डिसाइड किया जाएगा। जैसे एक सिलेबस है, हो सकता है विजिबल ना हो ज्यादा सही से। इसमें जैसे सेमेस्टर्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो इसमें कुछ कोर्स दिए गए हैं। जैसे इसमें अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कोर कोर्स होते हैं। तो अगर आपने जो भी कोर्स डिसाइड किया है उसके आगे आपके क्रेडिट डिसाइड होंगे। जैसे इसमें विजिबल हो रहा है, सबको दिख रही है टेबल ये? यस मैम। यस मैम। एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स 1 दिया गया है। इसमें कोर्स नेम दिए गए हैं आगे। दिख रहा है लेकिन उसमें क्या लिख रहा है मैम, इसमें नहीं दिख। तो उसके लिए 2 क्रेडिट दिए गए हैं। तो 2 क्रेडिट का मतलब है कि अगर हम ये सब्जेक्ट चूज करते हैं तो इसका जो स्टडी आवर होगा वो 60 होगा। फिर नेक्स्ट है जैसे कोर कोर्स है। तो इन सब के लिए क्रेडिट्स दिए गए हैं। जैसे किसी के लिए 2 क्रेडिट दिया गया है, किसी के लिए 4 दिया गया है। तो इस तरीके से क्रेडिट्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब क्रेडिट्स के थ्रू आप अपने सब्जेक्ट को, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के थ्रू आप देख लेंगे कि आपको कितना क्रेडिट मिलेगा। जैसे इसमें हो सकता है विजिबल हो। जैसे शिक्षा का दर्शन व समाजशास्त्र, तो उसके लिए 8 क्रेडिट दिया गया है। अब 8 क्रेडिट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने आवर की स्टडी होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट की गणना के आधार, कि क्रेडिट्स को जो क्रेडिट्स हमें दिए जाएंगे उसकी गणना हम किस आधार पे करते हैं। जैसे इसके 3 आधार होंगे। पहला लेक्चर, दूसरा ट्यूटोरियल, और तीसरा है प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट। तो हम ये देखेंगे कि जैसे पूरा हमारा जो सिलेबस होता है तो उसमें कुछ लेक्चर के लिए टाइम होगा, कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस के लिए होगा, और कुछ प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के लिए होगा। तो इन सब के लिए जो अलग अलग, मतलब अगर हमें किसी किसी सब्जेक्ट के लिए 1 क्रेडिट दिया गया है तो 1 क्रेडिट के लिए हमारा 30 आवर उसका स्टडी टाइम होगा। तो हमें ये सारी चीजें, जैसे लेक्चर है, ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट है, हमें ये सारी चीजें उसी 30 स्टडी आवर में कंप्लीट करनी होंगी। नेक्स्ट है सीबीसीएस की विशेषताएं, कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सीबीसीएस के। सीबीसीएस सभी केंद्रीय, राज्य तथा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के लिए एक समान है। जैसे अगर आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आपको वो यूनिवर्सिटी मतलब आपको नहीं समझ में आया, आपने 1 साल पढ़ा, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में। या और जो भी सीबीसीएस का जो भी सिस्टम होगा वो सभी के लिए सेम होगा, अलग नहीं होगा। तो इससे जो ट्रांसफर होंगे, आप अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपके क्रेडिट्स भी आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम होंगे। जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे, कुछ इलेक्टिव पेपर्स होंगे, कुछ मतलब बेसिक्स पेपर होंगे जिनके थ्रू आप अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसमें सीबीसीएस में क्या होगा, मूल्यांकन संतोषजनक या असंतोषजनक रूप में किया जाएगा। जैसे आप ने कोई मतलब सब्जेक्ट चूज कर लिया, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है,
तो उसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री या नॉन सेटिस्फैक्ट्री आएगा। नेक्स्ट है एक शैक्षणिक वर्ग को 2 सेमेस्टर में विभाजित किया जाएगा। जैसे हम इसमें सीबीसीएस में क्या होगा कि जो ईयरली मतलब एकेडमिक ईयर होते थे उनको हम सेमेस्टर्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब सेमेस्टर के वाइज हम मतलब पढ़ाई करेंगे, ना कि ईयरली। तो इसमें ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर की हम लोग कल पढ़ चुके थे अच्छे से। फिर इसमें सीबीएसई में क्या होगा कि जो प्रत्येक सेमेस्टर होगा वो 90 दिन के बराबर या 18 सप्ताह का एक शैक्षिक कार्यक्रम शामिल किया जाएगा। मतलब इतना टाइम पीरियड दिया जाएगा, इसी टाइम पीरियड में हमें उस जो सेमेस्टर होगा उसके सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। इसके कुछ मतलब मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम समझेंगे। जैसे सीबीसीएस के कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर में क्या करेंगे हम कि एकेडमिक ईयर को सबसे पहले हम सेमेस्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, सेमेस्टर सिस्टम। मतलब इसमें जो भी सिलेबस डिसाइड किया जाएगा वो सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर एक क्रेडिट सिस्टम, इसमें सब सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे हम इसमें एक जो नया एलिमेंट है वो है क्रेडिट सिस्टम। फिर एक क्रेडिट ट्रांसफर, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कि क्रेडिट किस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है अदर यूनिवर्सिटीज में। सपोज आपने कोई सब्जेक्ट लिया जिसमें आप जैसे साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस के सब्जेक्ट ले लिए, उसके अलावा आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 4 हैं या 5 हैं या उससे ज्यादा हैं। तो आपकी जो भी क्रेडिट स्कोर होगा, आपने एक साल जहाँ पे पढ़ाई की है वो आपका जो क्रेडिट होगा वो स्कोर हो जाएगा। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी में जाके उसी उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी कोर्स को, तो आपके क्रेडिट आसानी से वहां पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब आपके क्रेडिट्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने जो भी क्रेडिट अर्न किए हैं वो आसानी से दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन को शामिल, मतलब इसी वजह से सीबीसीएस को लाया गया है ताकि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन हो सके सेमेस्टर्स के थ्रू या मिड सेमेस्टर के थ्रू। फिर सीबीसीएस में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, जैसे इसमें टाइप्स ऑफ कोर्स या पेपर दिया गया है, उसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से है। जैसे इसमें 3 तरीके के मतलब होंगे सब्जेक्ट्स हमारे, जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे, इलेक्टिव कोर्स होंगे और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ये मेन कोर्स इस तरीके से बनाया गया है कि हम पूरी तरीके से मतलब जैसे टीचिंग है, लर्निंग प्रोसेस है, तो उसके थ्रू हम स्टूडेंट का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें, हम उसके मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर सकें इफेक्टिव, और उसको कैसे अप्लाई करना है, हम उसके अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकें। इस तरीके से कोर्स को डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें कोर सब्जेक्ट होंगे, जो आपका मेन स्ट्रीम होगा उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, और कुछ इलेक्टिव कोर्स होंगे। इलेक्टिव कोर्स वो होंगे जैसे आपका जिसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो अगर आप ह्यूमैनिटीज का कोई पेपर लेना चाहते हैं, या सोशियोलॉजी का कोई पेपर लेना चाहते हैं, तो या सोशल साइंस का कोई पेपर लेना चाहते हैं, वो आप इससे ले सकते हैं। इसमें 3 तरीके के होंगे। पहला होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, सेकंड होगा डिजर्टेशन या प्रोजेक्ट, फिर होगा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। तो ये 3 तरीके के कोर्स होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स या फाउंडेशन कोर्स, इसको हम कहेंगे। इसमें भी 2 तरीके के कोर्स होंगे। एक होगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, इसमें हमारा वो इन्वायरमेंटल का पेपर होगा और शायद कोई लैंग्वेज का पेपर है वो होगा, वो उसमें से आप कोई भी पेपर चूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है कि आप अपनी स्किल को, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, उस स्किल को आप इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ सीबीसीएस, कि सीबीसीएस ने किस ग्रेडिंग सिस्टम को मतलब अप्लाई करने की बात की गई है। तो यूजीसी की जो रिकमेंडेशन आई है या यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी है उसमें ये बोला गया है कि जो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है उसको लागू किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि अगर अगर आपको ओ ग्रेड मिलता है तो उसके ग्रेड पॉइंट्स 10 होंगे,
और आपको जो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा वो होगा आउटस्टैंडिंग। मतलब इन ग्रेड पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपको A+ मिलेगा तो उसके लिए जो ग्रेड पॉइंट होंगे वो 9 होंगे, और आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो एक्सीलेंट होगा। इस तरीके से एज सो ऑन, मतलब ये सब टेबल दिया गया है कि अगर आप B+ मिलेगा तो आप गुड होंगे, उसके लिए ग्रेड पॉइंट 7 होगा। बी होगा तो अबव एवरेज होंगे, उसके लिए ग्रेड पॉइंट 6 होगा। अगर आपको ग्रेड पॉइंट अगर आपको लेटर ग्रेड C मिलेगा तो एवरेज होगा, और उसके लिए ग्रेड पॉइंट 5 होगा। ऐसे ये सब दिया गया है। आप अगर आपके मार्क्स, जैसे इसमें मार्क्स का नहीं दिया गया था रेंज की, कितनी रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। जैसे आपके 91 से 100% मार्क्स हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 मिलेगा, और आपको जो ग्रेड है वो O मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके मार्क्स 84 हैं, तो आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा? अगर आपके मार्क्स 84% हैं तो आपको कौन सा ग्रेड पॉइंट मिलेगा? आपको A+ 9th। मिलेगा, आपको ग्रेड पॉइंट 9 मिलेगा, और आपका जो ग्रेड है वो A+ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि जो SGPA है और CGPA क्या है। तो SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और CGPA का कॉमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। SGPA क्या होता है कि जैसे आपने एक सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब टोटल किया जाएगा कि आपको कौन सा ग्रेड पॉइंट मिला, मतलब आपके ग्रेड पॉइंट कितने मिले। फिर CGPA के थ्रू हम पूरे सेमेस्टर का, जैसे किसी कोर्स में 6 सेमेस्टर है या 4 सेमेस्टर है, तो हम पूरा जो ग्रैंड टोटल करते हैं उसके थ्रू हमें जो मतलब ग्रेड पॉइंट एवरेज निकल के आता है उसके थ्रू हम ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर जब हम SGPA निकालते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम SGPA को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें छात्र द्वारा चुने गए विषयों का ग्रेड। हम क्या करते हैं कि जो भी छात्र ने विषय चूज किए हैं उसमें कौन से क्रेडिट्स मिले हैं उनको हम कंपल करते हैं। ग्रेड मतलब ग्रेड को देखते हैं कि उसे कौन से विषय के लिए कौन सा ग्रेड दिया गया है। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि न्यूमेरिकल को रिप्लेस करके ग्रेड दिया जाता है। तो फिर क्या करेंगे, हम उस ग्रेड से हम ये देखेंगे कि उस ग्रेड से उसको कौन सा ग्रेड पॉइंट मिला है, और उस ग्रेड पॉइंट से जो भी उस सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट दिए जाएंगे उसके साथ हम उसका गुणा करेंगे। फिर जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट आ जाएगा उसको हम जो भी कुल क्रेडिट्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे। ये जब फॉर्मूला होगा तो हम लोग समझ में ज्यादा आए। जैसे ये फॉर्मूला दिया गया है SGPA का, समेशन क्रेडिट्स इनटू ग्रेड पॉइंट। मतलब हमें जो हमारे सब्जेक्ट के क्रेडिट होंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट के क्रेडिट्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी टोटल हमारा क्रेडिट्स होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट में हमें 6 क्रेडिट दिया गया या 6 क्रेडिट दिया गया, 4 दिया गया या 7, मतलब इस तरीके से दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन सभी क्रेडिट्स को ऐड कर लेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमें कितना ग्रेड पॉइंट मिला है, उन ग्रेड पॉइंट्स को भी हम ऐड कर लेंगे। उन ग्रेड पॉइंट्स को ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब टोटल क्रेडिट्स और टोटल जो ग्रेड पॉइंट होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे टोटल क्रेडिट से। तो हमारा क्या आ जाएगा, SGPA आ जाएगा। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है SGPA इक्वल टू समेशन CI इंटू GI अपॉन समेशन CI। अब ये जैसे टेबल बनी है इसके थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे इसमें टेबल में जो ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इसमें कोर्स दिया गया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर आपके उन सब्जेक्ट्स के लिए क्रेडिट दिए गए हैं। जैसे C1, अगर आपका कोई मान लीजिए C1 सब्जेक्ट कोई कोर कोर्स है, उसका सब्जेक्ट है कोर, है ये कोर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको कितने क्रेडिट दिए गए हैं, 6 क्रेडिट दिए गए हैं। और 6 क्रेडिट के लिए आपका जो लेटर ग्रेड है वो कितना है, A है, और ग्रेड पॉइंट कितना है, 8 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट है तो क्रेडिट इंटू ग्रेड कर दिया, मतलब 6 इंटू 8 कर दिया तो क्या हो गया, 48 हो गया। फिर इसके बाद जो सेकंड है उसमें हमारा क्रेडिट दिया गया है 6, और लेटर ग्रेड है B+, और इस B+ के लिए जो ग्रेड पॉइंट है वो है 7।
तो क्रेडिट्स को ग्रेड पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42। ऐसे ही जैसे ये वाला सब्जेक्ट है AECC फर्स्ट, उसमें हमारा क्रेडिट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। लेटर ग्रेड बी है, ग्रेड पॉइंट 6 है। तो इस क्रेडिट को हम ग्रेड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12। ऐसे ही 6 6 जा 36। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स निकाल लिया, मतलब समेसन CI निकाल लिया। वो कितना आया हमारा 20। और जो ग्रेड पॉइंट है वो हमारा कितना आया 138। तो जैसे हमारा जो क्रेडिट पॉइंट आया वो कितना आया 38 आया, मतलब CI इंटू ग्रेड पॉइंट GI कितना आया 138। और जो टोटल क्रेडिट पॉइंट है वो कितना आया 20। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे SGP निकालने के लिए समेसन CI इंटू GI, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 138। और यहाँ पे जो समेसन CI है वहां पे हम ये जो टोटल क्रेडिट्स आया है समेसन CI 20, वो यहाँ पे हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो SGP आ जाएगा वो आ जाएगा 6.9 एक सेमेस्टर के लिए। फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी हम ऐसे ही करेंगे, क्रेडिट्स दिए गए हैं, ग्रेड पॉइंट्स दिए गए हैं, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब ये तब होता है जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, मतलब आपने कोई कोर्स अप्लाई किया, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज ग्रेड दिए जाते हैं और फिर टोटल सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाला जाता है। इसमें ऐसे ही हुआ, इसमें टोटल क्रेडिट CI कितना है 20 है। टोटल जो ग्रेड पॉइंट और CI का मल्टीप्लिकेशन है वो है, मतलब समेसन CI इंटू GI है 134। अब समेसन CI और GI का जो प्रोडक्ट आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे समेसन CI मतलब 20 से। तो हमारा जो SGP आएगा वो आ जाएगा 6.7। ऐसे ही हम सारे सेमेस्टर्स का निकाल लेंगे। जैसे ये थर्ड सेमेस्टर है, इसमें देखिए क्रेडिट्स, इसमें टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 26 हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट आया है CI और GI का वो 238 आया है। अब 238 को हम 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो SGP आया है वो आया है 9.15। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर में क्रेडिट्स दिए गए हैं सब सब्जेक्ट के लिए, इसमें टोटल क्रेडिट्स कितने हैं 26 हैं। और जो प्रोडक्ट आया है GI और CI का वो है 192, मतलब समेसन GI इंटू समेसन मतलब सॉरी CI। तो उसमें जो टोटल आया था वो 92 आया और जो टोटल क्रेडिट्स पॉइंट है वो है 26। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो SGPA इस सेमेस्टर का आ जाएगा 7.38। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में ऐसे ही निकाल लेंगे हम, टोटल करके इसको डिवाइड कर देंगे तो जो SGPA आया वो 7.75 आया। फिर लास्ट सेमेस्टर में देखेंगे हम कि कितना आया SGPA। तो इसमें SGPA जो आया है वो 8 आया है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे CGPA, मतलब जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के SGPA आ गए तो हम SGPA के थ्रू क्या करेंगे CGPA निकालेंगे, मतलब कॉमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने सारे सेमेस्टर के SGPA निकाल लिए तो CGPA का फॉर्मूला होता है समेसन CI इंटू SI को यहाँ पे हमने क्या मतलब किस चीज से डिनोट किया है CG मतलब SGPA से, और जो हमारे टोटल क्रेडिट्स होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब हम जो CGPA का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हमें क्या पता करना है कि कितने क्रेडिट्स हैं। हमने क्रेडिट्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिख लिए, उसका SGPA कितना आया है 6.9 आया है। सेकेंड सेमेस्टर के ऐसे ही हम टेबल बना लेंगे और देखेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में कितना क्रेडिट्स था, टोटल 20 था और SGPA आया था 6.7। ऐसे ही हम सभी सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट्स लिख लेंगे और अलग अलग SGPA लिख लेंगे। फिर CGPA को किस तरीके से निकालेंगे, CGPA का फॉर्मूला आप लोगों ने ऊपर देखा कि समेसन CI इंटू SGPA अपॉन समेसन CI। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा पूरा पूरा टोटल निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का CGPA अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी क्रेडिट था 20 इंटू 6/9 प्लस 20
इंटू 6/6.7, मतलब SGPA और क्रेडिट्स को हम कैलकुलेट करते जाएंगे सभी सेमेस्टर के और सबको ऐड करते जाएंगे। फिर इसके बाद जो भी जितना भी टोटल क्रेडिट्स आया, जैसे अगर हम क्रेडिट्स को ऐड करें 20 + 20, 26 या 24, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल CI हमारा आ जाएगा 140। तो जो भी क्रेडिट्स और SGPA का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम टोटल क्रेडिट से, मतलब जो भी सारे सेमेस्टर के जो क्रेडिट्स पॉइंट है उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.71। क्या आ जाएगा? CGPA आ जाएगा। अब हमारा जो पॉइंट आया वो 7.71 आया CGPA का। तो हम अब टेबल में जाके देखेंगे कि 7.71 कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे ये है, ये टेबल है, तो इसमें जो 7.7 है वो कहाँ पे लाई करेगा, मतलब अप्रोक्स 8 में आएगा। तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा ग्रेड मिलेगा, A ग्रेड मिलेगा। ये क्लियर हो गया सबको, CGPA और SGPA? मैम ग्रेड नेक्स्ट पॉइंट यस कैसे मैम। देते हैं? जो ग्रेड पॉइंट होते हैं वो कैसे देंगे? नहीं, ग्रेड पॉइंट्स तो हम जब, जैसे कोई मान लीजिए पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, तो उसके थ्रू देंगे ना हम ग्रेड पॉइंट, ग्रेड देंगे। जैसे कि क्रेडिट्स डिसाइड होते हैं पहले से, कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने क्रेडिट्स हैं, और उस ग्रेड पॉइंट जैसे पेपर होगा तो उनको ग्रेड कैसे देंगे, नंबर्स के थ्रू कैसे, मतलब होने समझ आया। यहाँ पे पूछा ना तुमने? हाँ, जैसे ये जो ग्रेड पॉइंट इसमें है ये होता है, कैसे दिए गए? जैसे सब्जेक्ट है, ठीक है आपका, इसमें डिसाइड होता है ना कि इतना ग्रेड पॉइंट होगा इस सब्जेक्ट के लिए। जैसे ये सब्जेक्ट के लिए क्रेडिट डिसाइड है, वैसे ही ग्रेड पॉइंट डिसाइड होता है, उसके ग्रेड अकॉर्डिंग पॉइंट पहले से ही डिसाइड होगा? से डिसाइड होता है। या तो फिर पेपर, मतलब एग्जाम का क्या रोल रहेगा, वो फिर नहीं समझ आया मेरा। क्रेडिट्स डिसाइड होते हैं तो एग्जाम से डिसाइड होता होगा ना, जब एग्जाम में किसी जैसे हम स्टूडेंट के कितने नंबर आए उस हिसाब से होता होगा ना ग्रेड पॉइंट डिसाइड। नहीं, जैसे हमारा सब्जेक्ट हुआ, कोई पेपर हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें हमारे कितने नंबर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट डिसाइड किया जाता है। और उन ग्रेड जैसे अगर मेरे 80 पॉइंट, नंबर आए तो फिर कितना ग्रेड पॉइंट होगा? तो ये टेबल दिए ना, जैसे आपके 80% मार्क्स है मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, तो आपको A दिया जाएगा ग्रेड और उसके लिए ग्रेड पॉइंट 8 दिया जाएगा। यहाँ से डिसाइड होगा ना, जो ठीक मार्क्स रेंज ठीक, दी गई है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि CBCS के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो CBCS एक छात्र केंद्रित प्रणाली होती है। जैसे इसको, इसलिए इसको CBCS को जैसे टीचर सेंटर, जो अभी तक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा था, तो उसको रिप्लेस करके स्टूडेंट सेंटर बनाने की लिए CBCS को लॉन्च किया गया। जैसे अगर हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो हमें टीचर्स ने, मतलब जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, हमें साइंसिस के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके अलावा हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, तो इसलिए जो CBCS है वो स्टूडेंट सेंटर्ड सिस्टम है। नेक्स्ट है, छात्र अपने रुचि के अनुरूप विषयों का चयन कर सकते हैं। छात्र अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के जो पूल होंगे उनसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र विषयों के अलावा अन्य विषयों को भी चुन सकते हैं। जैसे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं।
जैसे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप कोई साइंस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं तो उसके अलावा आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। हो सकता है कोई बायो के स्टूडेंट होते हैं, उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब समझ नहीं आती, तो उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये इसमें सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आपको आपने एडमिशन ले लिया, हो सकता है आपको पता चला हो कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और आप वहां पे पढ़ने गए, आपको नहीं समझ आया या आपको वो कोर्स ही नहीं समझ आया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1 साल पढ़ने के बाद आपने जो क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो आपके पास रहेंगे, आप दूसरे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा सकते हैं। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराएंगे, आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करा सकते हैं। और जो आपने क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो आपके क्रेडिट्स भी दूसरी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक संस्थान का विषय तथा दूसरे संस्थान से दूसरा विषय चुन सकते हैं। सीबीसीएस में क्या होगा कि जो भी सिस्टम है उसमें सारी यूनिवर्सिटी मर्ज होंगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में आपके अकॉर्डिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कोई सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, छात्र आत्मलगनता से शीघ्र ही सीख सकता है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मिल जाए तो हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और उसमें जो भी क्रेडिट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया, आपने कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आपने जो दूसरी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट चूज किया उसमें 5 क्रेडिट्स है मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के लिए, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उससे अपने क्रेडिट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, छात्र अतिरिक्त पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। जैसे बताया गया पहले ही कि आप अपनी स्ट्रीम से हटके भी कोई नया सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। छात्र अधिक क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट ज्यादा क्रेडिट्स का है, तो आप वो सब्जेक्ट चूज करके ज्यादा क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, छात्र सीखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का चुनाव कर सकते हैं। जैसे इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया गया है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, या आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और भी कुछ सब्जेक्ट लेके कुछ मतलब अदर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ कुछ और रहे हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी और सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय देश में या देश के बाहर क्रेडिट कर सकते हैं। अगर आप भारत में पढ़ रहे हैं, वहां पे स्क्रीन कोई चली गई फिर से आपकी। एक सेकेंड एक सेकेंड। आप सो हो रही स्क्रीन? यस हाँ मैम। सो हो रही है। यस मैम हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वविद्यालय देश में या देश से बाहर क्रेडिट हस्तांतरण कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गए, वहां पे आपने कोई कोर्स सेलेक्ट कर लिया और वहां पे आप पढ़ने लगे। फिर अगर आप कहीं मतलब बाहर जाना चाहते हैं, कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में, मतलब अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपके जो भी क्रेडिट्स आपने यहाँ पे अर्न किए हैं वो वहां पे आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यह प्रणाली छात्रों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करती है। जैसे
ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम था उसमें क्या था कि हम डिग्री तो ले लेते थे लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट नहीं चूज करने को मिलते थे, जो जिस स्ट्रीम से होते थे हमें वही करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप अपना अलग से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्किल्ड हो सकता है आप कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर सकते हैं या किसी और चीज में अच्छा कर सकते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज करके आसानी से एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सीबीसीएस के दोष, कि कौन कौन से सीबी सिस्टम में दोष पाए जाते हैं। जैसे सटीक अंकों का अनुमान लगाना बहुत आसान नहीं होता। जैसे सीबीसीएस में जो इवोल्यूशन होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो अगर आपको मान लीजिए आपको A+ ग्रेड दे दिया गया और आपके मार्क्स हैं 80, मतलब 91 से 100 के बीच में है, तो अगर आपको A+ ग्रेड तो दे दिया गया लेकिन उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आपके नंबर कितने हैं। आपके नंबर 91 से 100 के बीच में कहीं भी लाई कर सकते हैं। तो सटीक आपको नंबर नहीं पता चलेंगे कि आपके नंबर कितने, रेंज पता चल जाएगी कि आपके इतने से इतने रेंज के बीच में नंबर है, आपको ये ग्रेड मिला है, ये ग्रेड पॉइंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं। नेक्स्ट है शिक्षकों के कार्यभार में उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में टीचर्स की मतलब अलग क्राइसिस रहती है। जैसे हम अगर अपने कैंपस में ही देखें तो मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए एक टीचर नहीं, अब तो हो गए हैं टीचर्स लेकिन पहले टीचर्स नहीं थे। तो अगर टीचर्स की क्राइसिस है और हम बार बार स्टूडेंट का इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो भी हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जो भी टीचर्स होते हैं वही सारा काम देखते हैं, वही एडमिशन देखते हैं, वही पेपर कंडक्ट कराते हैं, वही पढ़ाते हैं। तो उनका जो काम होता है वो बढ़ जाता है, मतलब क्रेडिट ट्रांसफर के चक्कर में या स्टूडेंट इधर उधर आते हैं तो वो टीचर्स का जो काम होता है वो बढ़ जाता है। अच्छे बुनियादी ढांचे के बिना प्रभावी नहीं है। हम ये देखते हैं कि अगर हम सीबीसीएस को लागू करते हैं तो उसके लिए हमें सब कुछ सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर हम सीबीसीएस को किसी यूनिवर्सिटी में लागू करते हैं तो मतलब पूरे इंडिया में लागू करते हैं, पूरे इंडिया के जो भी यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब में लागू करते हैं, तो हमें उसके लिए एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर वहां पे टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है, अन्यथा नहीं। थैंक यू क्लास। ठीक है, आपको कुछ पूछना है? जैसे कि यूजीसी ने इसकी आ, रिकमेंडेशन दी थी, तो क्या कहीं पे इसको लागू किया गया है कि अभी इसको लागू नहीं किया गया है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया है इसको। अब मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये मतलब 2015 से कुछ यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया है पहले भी। तो हम अपने क्रेडिट का लाभ सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में ले सकते हैं जहाँ पे लागू है? हाँ, जहाँ पे ये लागू हुआ, लेकिन एनईपी में ये तो सब जगह लागू करने की बात की गई है ना। ठीक। हाँ, देखिए सीबीसीएस की बात चल रही थी। सीबीसीएस इस समय कई यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है। बस उसकी शर्त ये होती है कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में एक साथ लागू किया जाता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई एक कोर्स उसको अपना ले या फिर एक कोई डिपार्टमेंट उसको अपना ले। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में भी इसकी बात कर रहे थे अपनाने की, लेकिन वही फाउंडेशन आ रही थी कि पूरी कानपुर यूनिवर्सिटी में इसको लागू किया जाए एक साथ सभी कोर्सेज में, तब जाके इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब चीज़ें क्या हैं, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि ये अभी तक यूजी लेवल पर इसको लागू करने की बात की जा रही है, ठीक है। पीजी लेवल पर अभी इसकी जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट नहीं है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम लोग पीजी लेवल पे कैसे इसको लाएं। जैसे कि आप लोगों का एमएड है या फिर एमए एजुकेशन है, इस टाइप के जो हम लोग एजुकेशन के प्रोग्राम चलाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें भी अभी यूजी लेवल पर ही बात की गई है। अब विचार
है कि इसको पीजी लेवल पे भी लाया जाए, जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के साथ में किसी दूसरे या अपनी स्ट्रीम के साथ में कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, या आर्ट्स वाले साइंस का कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, पूरी कोर स्ट्रीम में ना जाके वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। या कोई ऐसा कैंडिडेट है कि एमएड कर रहा है लेकिन उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहता है, तो उसको वही क्रेडिट मिलेंगे जो आपके एज ए कोर्स मिलते हैं एमएड में। और बीच अब जैसे आप लोग एनईपी को पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसमें ये बात कही गई कि कोई भी कोर्स कर रहा है, कोई डिग्री कोर्स कर रहा है और उसने 2 साल बाद वो छोड़ दिया या 6 महीने बाद वो छोड़ दिया, तो वो उसकी पूरी वो 6 महीने बर्बाद ना हो, इसलिए भी क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि उस 6 महीने के हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट वो कहीं पे भी दिखा के आगे की चीज़ें कवर कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतना क्रेडिट है, उसने उतना कमा लिया। ठीक है, अब उसने 1 साल का कर लिया है फिर छोड़ देता है, तो वो उसको डिप्लोमा का वो मिल गया सर्टिफिकेट, तो वो फिर उसके एक फ़ायदेमंद है कि आगे जाके वो डिग्री के लिए उसको कंटिन्यू कर सकता है, कभी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कैंडिडेट बीच में ड्रॉप आउट करता है, बीच में छोड़ देता है किसी चीज़ को, किसी कोर्स को, तो उसको वो दिक्कत या वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो पहले आया करती थी। कि पहले क्या करता था, उसका पूरे के पूरा लास्ट में भी उसने छोड़ा है, 3 साल का कोर्स है और 3 ढाई साल में उसने छोड़ दिया, तो वो 2.5 साल की उसकी पूरी मेहनत खराब चली गई, वो 6 महीने ही तो बचे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जो साल उसने काम किया है उसका उसे एक प्रमाण मिलेगा, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, लक्ष्मी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और सबसे अच्छी बात है ये नया ट्रेंड जो सीबीसीएस का है, इस पे हम लोग भी सोच रहे थे कि कुछ काम किया जाए, कोई वेबिनार वगैरह आयोजित की जाए। तो ये चीज़ें अभी तो बहुत ब्रॉड है इसकी गाइडलाइन, फिलहाल जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आपने दे दिया। इनकी वजह से थोड़ा सा मतलब कम पढ़ा है मैंने, कम हाँ चीजें हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं कोई नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में तो फिलहाल अभी तक जो, क्योंकि पुराना ही सिलेबस चला आ रहा है, हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, तो वो सीबीसीएस वाला कॉन्सेप्ट उसमें डालना चाहिए, इन फ्यूचर डाला भी जाएगा। तो अभी वो ना होते हुए भी आपने उसका अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये नया ट्रेंड है, बिल्कुल नया ट्रेंड जो हम लोग अपनी यूनिट में पढ़ते हैं, न्यू ट्रेंड। अब वो न्यू ट्रेंड में बाकी चीज़ें पुरानी हो गई, लेकिन ये ही नया ट्रेंड बचा है, तो ये इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग एग्जाम में, तो इस पे सर थोड़ा सा। जब टॉपिक ये मतलब अलॉट किया था तब उन्होंने हम्म बोला कि जो भी ये टॉपिक पढ़ा है उसमें सीबीसीएस को ऐड कर ले। बोली थी ये बात। अच्छा अच्छा, मैडम ने बोली थी। हाँ, लास्ट में उन्होंने बोला था, तब एग्जैक्ट पता हाँ नहीं था हाँ कि हाँ सीबीसीएस हाँ क्या हाँ, होता है। अब अच्छा सर अच्छा, कहने के बाद पता। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, ये सीबीसीएस वाला कर दिया, आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बीबीएयू लखनऊ में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वहाँ से भी आप उसकी ऑर्डिनेंस देख सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस देखना है। ठीक है, तो अब हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन अब करना अनिवार्य है में सबके भी लिए। सब है सीबीसीएस। हाँ हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ये इससे क्या होगा कि अब तो एनईपी में सब कुछ लागू हो ही गया है, सभी लोगों को इस पे काम करना है और सभी लोगों के लिए अनिवार्य है ये, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है लक्ष्मी, आपने बहुत अच्छा काम ये किया प्रेजेंटेशन, और हाँ, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो थोड़ी इनोवेटिव होती हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ठीक है है, आपसे। अब हम, हाँ सुचिस्मिता। सर जैसे इसमें जो कोर्सेज होते हैं उसका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये आप ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। जो कोर हाँ, कोर्सेज कोर्स होते हैं, इसके बाद इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज होते हैं, तो इनका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से किया जाता है। सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो साइंस में पीजी करना चाहता है, तो वो किस तरह के कोर्सेज को चूज करेगा। साइंस में पीजी करना चाहता है तो अब हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कंसर्न एलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक, इन 3 वर्ड का आप मीनिंग देखना, कंसर्न एलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक, एकदम चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि आप बात कर रही हैं पीजी लेवल की, तो पीजी लेवल का मतलब है आप उसकी मास्टरी डिग्री हासिल कर रही हैं। मान के चलिए कोई फिजिक्स में पीजी कर रहा है, एमएससी इन फिजिक्स कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो एकदम
दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे वो ऐसा पेपर चुन सकता है दूसरी स्ट्रीम का जाके जो उसके सब्जेक्ट से या तो कंसर्न हो या अलाइड हो या रिलेवेंट हो। ठीक है, अगर हम यूजी पे बात करें तो हम लोग चुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के पास 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की फाउंडेशन हो जाती है, हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, तो हम 2 सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोई पेपर जो चलाया जा रहा हो, कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो हम लोगों से रिलेवेंट हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं कई जगह डिप्लोमा चलाया जाता है, वो फिजिक्स से एकदम रिलेवेंट है या कंसर्न है, तो वो हम लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूजी पे बात करें तो हम लोग कुछ भी चुन सकते हैं। हम लोग फिजिक्स है, हमारे पास मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, हम लोग म्यूजिक चुन सकते हैं, हम लोग इंग्लिश को चुन सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की और पेपर की बात आ जाती है जब हम लोग बिल्कुल मास्टर डिग्री में कोर मास्टर डिग्री में पहुंच जाते हैं, तो हम लोग फिर दूसरा सब्जेक्ट को नहीं चुन सकते, वहाँ पे बाउंडेशन हो जाती है। सर कोर ठीक है, सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ 14 शायद सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आप कुछ चूज कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्टिव कोर्स में भी कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो चूज कर सकते हैं। जैसे हाँ इलेक्टिव बिल्कुल में से आप एक कर सकते हैं, जैसे आपने डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक इलेक्टिव चूज किया या कोई डिजर्टेशन प्रोजेक्ट चूज कर लिया, तो उनमें से आप एक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एज ए सब्जेक्ट पूरा कोर सब्जेक्ट दूसरा हाँ कोर सर, सब्जेक्ट नहीं कोर मैच किया सब्जेक्ट जा तो आप सकता। हाँ चूज कर। हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम बताइए आप लोग क्या चाहते हैं अब। एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे किसकी प्रेजेंटेशन है आज? एडमिनिस्ट्रेशन में किसकी प्रेजेंटेशन है? सर मैं कर दूंगी आज प्रेजेंटेशन। ठीक ठीक, तो अभी बताइए, अभी हम लोग मेजरमेंट में नेक्स्ट को लें या फिर आप गैप चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में लें, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में 12:10 तक का टाइम है। अगर आप लोग चाहें तो कोई एक प्रेजेंट कर सकता है, कोई एक कैंडिडेट, अगर उसको अभी 40 35 मिनट के करीब मिल जाएंगे उसको। यस सर, मैं ही प्रेजेंट कर दे रही हूँ फिर। ठीक ठीक, हाँ शुरू करिए। सर 1 मिनट। बिल्कुल। सर ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आप दोबारा कीजिएगा, हाँ कर देता दो हूँ मैं टॉपिक इधर। मर्ज हो जाएंगे।